डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम भूकंप की। हम अपना लेसन पढ़ रहे थे, लेसन संख्या 3 है। और लेसन 3 में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की थी। तो पाठ तीसरा चल रहा था, नाम था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने दो प्रकार से देखी थी, प्रत्यक्ष स्रोत से और अप्रत्यक्ष स्रोत से। आप सभी जानते हैं कि प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं और प्रत्यक्ष कौन से हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो आराम से। हमने उनकी बात विस्तार से और आराम से की है। हमने अलग अलग योजनाओं प्रोजेक्ट के माध्यम से, एक तो अपने देखा था डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, एक देखा था हमने इंटीग्रेट ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इन दोनों के माध्यम से देखा था हमने अप्रत्यक्ष स्रोत में गुरुत्वाकर्षण बल की बात की थी। हमने ग्रेविटी अनोमली गुरुत्व वेग संगति की बात की थी। आज बात करेंगे कि भूकंप भी एक पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने का महत्वपूर्ण स्रोत है। भूकंप अर्थक्वेक जिसको बोलते हैं, अर्थक्वेक। दरअसल भूकंप के बारे में जानने के लिए हमें भूकंपीय तरंगों का पता होना चाहिए। और साधारण भाषा में के भूकंप के अर्थ की, तो भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का कंपन। पृथ्वी का कंपन होता है, उसमें भूकंप कहते हैं। भूकंप का सामान्य अर्थ होता है भू प्लस कंप, जमीन का कंपना या कंपित होना या कंपन, भूमि का कंपन, पृथ्वी का कंपन ही भूकंप होता है। ये ध्यान रखना आपको। दरअसल एक प्राकृतिक घटना है। कौन सी घटना है? एक प्राकृतिक है, अपना आप आती है। भूकंप अपना आप ये घटना होती है, भूकंप अपना आप आता है, ये ध्यान रखते हो आप। और जो भूकंप है उसकी अगर बात करें तो ज़मीन से बहुत सारी तरंगें निकलती हैं ऊर्जा के रूप में। तो लिखेंगे, आप लिख सकते हो कि ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं। और तरंगें क्या होती हैं? सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। सभी दिशाओं में क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। जिससे भूकंप सभी दिशाओं में आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात सामान्य आपको भूकंप के बारे में पता लग गया है कि क्या होता है भूकंप और किस प्रकार से भूकंप की बात आपके सामने आती है। कि भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का कंपन। दरअसल एक प्राकृतिक घटना है और ऊर्जा के निकलने के कारण इसमें तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैल कर भूकंप लाती है। सिंपल सी दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम समझेंगे कि भूकंप में कंपन क्यों होता है। पृथ्वी जब भूकंप की तैयार होती है, जो भूकंप आता है उसमें पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। तो भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी में कंपन होता है, तो क्यों होता है वो समझेंगे। एक क्वेश्चन हमारे सामने उठता है, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है ये समझना जरूरी है। चलो बात करते हैं हम दो तीन तरीकों से। प्राय अगर हम भूकंप की बात करें और पृथ्वी की बात करें कंपन की, तो जो ऊर्जा है, मैंने कहा कि जब ऊर्जा निकलती है बाहर तो तरंगे लाती है और तरंगे सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। तो जो ब्रंश हैं उनके किनारों पर ऊर्जा निकलती है बाहर। ब्रंश के किनारों से क्या निकलती है बाहर? ऊर्जा निकलती है, ये ध्यान रखना आपको। ब्रंश के किनारों से जो किनारे ही ऊर्जा निकलती है, ये ध्यान रखना है आपको। और दरअसल ब्रंश क्या है ये भी तो समझना ज़रूरी है। तो ब्रंश बोलते हैं ज़मीन के अंदर जो सेलें हैं उनके बीच में जो दरारें होती हैं उनको ब्रंश कहते हैं। ये पृथ्वी है ऊपर भूपट्टी, उसकी जो सेल हैं अलग अलग नीचे, इनके बीच में जो दरारें हैं ये सब ब्रंश हैं। क्या है? ब्रंश है। तो
भूपट्टी पृथ्वी के ऊपर जो परत हैं, प्रपट्टी हैं, उसके नीचे जो सेलें हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी गहरी दरारें हैं उनको भ्रंश कहते हैं। और उन्हीं दरारों के बीच में से होते हुए ये ऊर्जा बाहर निकलती है उनके किनारे किनारे, ये ध्यान रखना है आपको। दरअसल जो भ्रंश हैं उससे, भ्रंश मतलब दरार है, और जो दरार जैसे मान लो एक सेल है, उसके बीच में दरार है, दरार के बाद में दोनों सेलें अलग अलग दिशा में गति करेगी, विपरीत दिशा में। किस दिशा में? विपरीत दिशा में, ये ध्यान रखना है आपको। और अलग दिशाओं में जो गति करेगी तो उनके ऊपर अलग दूसरी जो सेल खंड है उसका दबाव पड़ेगा, और या तो उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, उनके आपस का घर्षण भी उन्हें आपस में बनाए कर रखता है, आपस में बांध कर रखता है। फिर भी कभी कभार ये अलग हो जाता है, घर्षण का बल कम हो जाता है और ये टूट जाती हैं, ये टूट जाती हैं। और टूट जाने के बाद में अचानक विपरीत दिशा में खिसक जाती हैं। और जब अचानक ये दरारें पे ये एक सेल थी टूट गई हैं और विपरीत दिशा में खिसकने शुरू हो जाती है अचानक, और खिसकने से ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। और ऊर्जा निकलती तरंगें उत्पन्न होगी। क्या होगी? तरंगें उत्पन्न होगी। और जैसी तरंगें उत्पन्न होगी तो तरंगें सभी दिशाओं में जाएगी, सभी दिशाओं में गतिमान होती है, सभी दिशाओं में जाएगी तरंगें। सभी दिशाओं में जब तरंगें चली जाएगी तो तरंगें जो ऊर्जा है सभी दिशाओं में निकलेगी। और जिस स्थान पर भूकंप आता है, जो भूकंप का जिस जगह से ऊर्जा निकलेगी वो भूकंप का केंद्र होगा। क्या होगा? भूकंप का केंद्र होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो भूकंप का उद्गम केंद्र, जिसको फोकस भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो वापस सुनो, इस बात को आराम से समझना है कि किस प्रकार से पृथ्वी में कंपन होता है। मैंने कहा अभी पृथ्वी है, उसके अंदर चट्टानें हैं, सेलें हैं, उनके बीच में दबाव है, ठीक है, आपस में घर्षण बल से जुड़ी हुई हैं, दरारें हैं, अपभ्रंश हैं। और दबाव की वजह से, घर्षण की वजह से, कभी कभार घर्षण कम होने की वजह से इनमें दरारें टूट जाती है, दरारें ज़्यादा पड़ जाती हैं और ये टूट जाती है, सेलें विखंडित हो जाती है, फिर अलग अलग दिशाओं में जाएगी। तो जहाँ से विखंडित हुई है वहाँ से ऊर्जा बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है वो होता है भूकंप का उद्गम केंद्र। तो भूकंप का जो फोकस केंद्र है, सेंटर, उद्गम केंद्र है, जहाँ से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। लेकिन इसको एक और शब्द से, नाम से भी जाना जाता है, इसको अवकेंद्र भी कहते हैं। जिस स्थान से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा कहाँ से निकली है? जहाँ से दरारें टूटी हैं, सेल विखंडित हुए, खिसकी और वहाँ से ऊर्जा निकली, अचानक सिर गई, टूट गई, विपरीत दिशा में जाने लगी, तो वहाँ से ऊर्जा निकली है, वो उद्गम केंद्र हो गया। उसको एक और शब्द कहते हैं, इसको अवकेंद्र भी कहते हैं या हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो हाइपोसेंटर कहते हैं जहाँ से ऊर्जा निकलती है, ये ध्यान रखना है आपको। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुँचती है, ये सभी आप जानते हो। और जब सतह पर पहुँचती है और जिस जगह से, जिस भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के रूप में समीपम होता है, जहाँ से ऊर्जा बाहर निकलती है, अधिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिक केंद्र। तो एपिसेंटर या अधिक केंद्र। अधिक केंद्र क्या होता है? भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप
होता है, ठीक है। उद्गम केंद्र ये उसके पास में होता है और अधिक केंद्र पर ही सबसे पहले तरंगे महसूस होती है, ठीक है। अधिक केंद्रम के ठीक ऊपर एक कोण बनता है, वो 90 डिग्री का कोण बनता है। कौन सा? 90 डिग्री का कोण बनता है, ये ध्यान रखना आपको। तो मेरे हिसाब से बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी किस प्रकार से अवकेंद्र, अधिक केंद्र और उद्गम केंद्र, ये दोनों तो एक ही हैं। हाइपोसेंटर या फोकस और एपिसेंटर जहाँ से तरंगें महसूस होती हैं, वो बिंदु जहाँ से उद्गम केंद्र पास में होता है, जहाँ से ऊर्जा निकलती है, तरंगें महसूस की जाती हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं भूकिमित तरंगों की। इस वजह से कंपन होता है, सिंपल सी बात है। अब पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगे, मतलब अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है, इनके बारे में समझेंगे कि भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं। 2-3 बातें आराम से सुनेंगे तब समझ में आ जाएगा। सभी जो प्राकृतिक भूकंप हैं वो स्थल मंडल पर ही आते हैं। कहाँ आते हैं? स्थल मंडल, इस मंडल पर आते हैं। स्थल मंडल जमीन वाले मंडल पर, जमीन पर, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो लिथोस्फीयर पर ही अर्थक्वेक वेव्स आती है, भूकंपीय तरंगें आती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्थल मंडल है वो पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक गहराई तक भूभाग को कहते हैं, ये धरातल है। ज़मीन के अंदर 200 किलोमीटर तक जो भाग है, जो ज़मीन है, धरातल है, वो स्थल मंडल है। क्या है? स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है। मतलब ये हुआ कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये धरातल, इस धरातल के अंदर 200 किलोमीटर तक जो भाग है वो लिथोस्फीयर कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब हमें पढ़ी कि जो ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती ऊर्जा जिस वेग से, जिस तरीके से वो तरंगे हैं, और उन तरंगों को मापने की बात करो तो हम जिस तरंगों को मापेंगे वो भूकंप वाली होगी। तो भूकंप मापने की जो तरंगे हैं उसके लिए एक यंत्र बनाया है जिसको भूकंप मापी यंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? भूकंप मापी यंत्र। तो यंत्र का क्या नाम है? भूकंप मापी यंत्र, या सिस्मोग्राफर बोलते हैं इसको, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ वह यंत्र है जो भूकंप को मापने का है, भूकंप को, तरंगों को अभिलेखित करने का है, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि भूकंप की जो तरंगे हैं उनको अभिलेखित करने का काम किसका है? भूकंप मापी यंत्र का है। अभिलेखित का मतलब ये हुआ कि उनको किसी चार्ट पर लिखने का कि तरंगें कैसी हैं। अगर हम तरंगों की बात करें, तो इस प्रकार की तरंगें होती हैं। मतलब ये तरंगे हैं और यहाँ पर ऊपर नीचे हैं। तो इस प्रकार से जो अभिलेखित करने का काम है वो इस सिस्मोग्राफ का है, ठीक है। भूकंप मापी यंत्र का है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सिस्मोग्राफ का ये बात ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन आ जाए
कि भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करने का यंत्र क्या है? भूकंपमापी या सिस्मोग्राफ है, ये ध्यान रखना आपको। दरअसल भूकंपीय तरंगों का एक ऐसे अभिलेखित वक्र बनता है, टेढ़ा वक्र है, टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ बनती हैं, ठीक है। इसमें भी 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 3 है, 3 प्रकार की तरंगें बनती हैं। 3 प्रकार कौन कौन सी हैं वो भी समझना है। पहले अपन बना लेते हैं कौन कौन सी किस प्रकार की तरंगें बनती हैं। एक होती है पी तरंगे। कौन सी तरंगे? पी तरंगे, प्राइमरी। एक होती है एस तरंगे, ठीक है। एक होती है धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे, एस तरंगे और पी तरंगे, अब इनके बारे में समझना है। ये इस प्रकार के जो लाइनें हमको बनाने का काम है वो सिस्मोग्राफ का है। भूकंपमापी इसको यंत्र कहते हैं, जो भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करने का काम करता है, इस प्रकार से बनाने का काम। बुनियादी तौर जो भूकंप की तरंगें हैं वो 2 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। एक तो है भूकंपीय तरंगों में भूगर्भिक तरंगे, कौन सी? भूगर्भिक तरंगे मतलब बॉडी वेव, पृथ्वी की बॉडी वाली। 2 नंबर होती है धरातलीय तरंगे। जिसको सरफेस बॉडी सरफेस वेव्स कहने से सीधे बात है, धरातल यानी सरफेस। तो 2 टाइप्स ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स। कितने टाइप्स हैं? अर्थक्वेक वेव्स की 2 टाइप्स है। फर्स्ट बॉडी वेव्स, सेकंड सरफेस वेव्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भूगर्भिक तरंगे, बॉडी वेव्स की। सिंपल सी बात है कि जो भूगर्भिक तरंगे हैं वो उस स्थान से मुक्त होती हैं जहाँ से उद्गम केंद्र है। तो उद्गम केंद्र से ऊर्जा की मुक्त होने के दौरान जो पैदा होती हैं और जो पृथ्वी के अंदर वाले भाग पर पैदा होती है और सभी दिशाओं में जाती हैं, उन्हें भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। सिंपल सी बात ही ध्यान रखना। तो बॉडी जो वेव्स हैं, 2-3 उसकी बातें समझने की क्या है। तो ये जिस जगह से ऊर्जा निकलती है, जो मैंने आपको बताया था अभी पहले, उद्गम केंद्र, जो उद्गम केंद्र हैं जहाँ से ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा निकलने के बाद में सभी दिशाओं में जो जाती हैं, पृथ्वी के पृथ्वी के अंदरी भाग में से सभी दिशाओं में जाती हैं और पृथ्वी के अंदर उद्गम केंद्र से ऊर्जा के रूप में जो मुक्त होती हैं वो आपकी बॉडी वेव्स या भूगर्भिक तरंगे हैं, ठीक है। तो भूगर्भिक तरंगों की बात समझ में आ गई ना, कि उद्गम केंद्र से निकलती है तरंगें जो पृथ्वी के अंदर बहती हैं, अंदर वाले भाग पर, अंदरूनी भाग में और सभी दिशाओं में जाती, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इन भूगर्भिक तरंगों, बॉडी वेव्स, और ज़मीन के अंदर जो धरातलीय सेलें हैं, ज़मीन के अंदर जो धरातलीय सेल पाई जाती है, उन बीचों में उनके बीच में जो भी कोई क्रिया हो और उससे कुछ नई तरंगें उत्पन्न हो, उसको धरातलीय तरंगे कहते हैं। इसको सरफेस वेव्स कहते हैं। तो सरफेस वेव्स की बात करें तो समझने वाली बात यह है कि जब भूगर्भिक तरंगे धरातलीय सेलों से टकराएगी और फिर जो भी तरंगें उत्पन्न होगी वो सरफेस या धरातलीय तरंगे होगी, ये ध्यान रखना आपको। कौन सी? धरातलीय या सरफेस तरंगे उत्पन्न होगी, ये ध्यान रखना है। तो सिंपल सी बात है धरातलीय तरंगों की कि जो भूगर्भिक तरंगे हैं वो धरातल के सेलों से के मध्य जो
क्रिया होने पर वे कोई तरंगें उत्पन्न होती हैं आपस में टकराने से या और किसी कारण से, तो धरातलीय तरंगें हैं, ये ध्यान रखना है। अब धरातलीय तरंगें हैं वो धरातल के साथ साथ चलती हैं। अगर इन तरंगों का वेग की बात करें तो अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों पर अलग अलग होता है। इनका जो घनत्व है वो ध्यान रखना है कि अलग अलग होता है, इनका वेग भी अलग अलग होता है। तो तरंगों का जो वेग है वो घनत्व वाले डिपेंड पर निर्भर करता है कि जहाँ तरंगों का जो वेग है वो अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित होता है, बदलता रहता है। जिस जगह पर घनत्व ज़्यादा है वहाँ वेग भी धरातलीय तरंगों का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन और आवर्तन होता रहता है। किसकी वजह से? घनत्व की वजह से। धरातलीय तरंगें धरातल के समांतर चलती हैं। वेग धरातल घनत्व के अनुसार वेग में परिवर्तन होता है। घनत्व ज़्यादा होगा तो वेग भी ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से, घनत्व के परिवर्तन की वजह से परावर्तन और आवर्तन, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये उत्पन्न होता है जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती रहती है परावर्तन और आवर्तन की वजह से। तो आवर्तन और परावर्तन जो तरंगों में होता है वो घनत्व के भिन्नता की वजह से होता है, घनत्व की बदलने की वजह से। धरातल में अलग अलग प्रकार की शैलें हैं, इनमें सबका अपना अलग अलग परिवर्तन है। उन परिवर्तनों के साथ में जब तरंगें जाती हैं तो अलग अलग घनत्व की वजह से उनके वेग में भी परिवर्तन होता है। ज़्यादा घनत्व है तो वेग भी ज़्यादा होगा, और अलग अलग भिन्नताओं की वजह से परावर्तन और आवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये है धरातलीय तरंगें। भूगर्भीय तरंगों की बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं। वैसे कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। बॉडी वेव्स, तो बॉडी वेव्स टू टाइप्स। एक होती है पी तरंगे, अब समझना है पी तरंगे क्या है। दूसरी होती है एस तरंगे। पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंगों की बात करते हैं। पी जो तरंगे होती हैं वो तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी मतलब प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स। तो पी तरंगे क्या होती हैं कि सबसे पहले धरती पर पहुंचती हैं और ये तेज़ी से चलने वाली तरंगे हैं। क्या है? तेज़ी से चलने वाली तरंगे हैं। ये तरंगे ध्वनि जैसी होती हैं। कैसी होती है? ध्वनि जैसी होती है। ठीक है, और ध्वनि जैसी हैं। बाकी इसकी अगर इनकी तरंगों की बात करें तो ये गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के माध्यम से आराम से चली जाती हैं, गुजर जाती हैं ये तरंगे। तो पी तरंगे गैस हो या ठोस हो या तरल पदार्थ हो उस सब में गुजरती हैं। ये ध्वनि जैसी तरंगे हैं, सबसे तेज़ चलती हैं, जल्दी धरातल पर पहुंचती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस बात को आप आराम से ध्यान रखेंगे कि पी तरंगे कौन कौन सी होती हैं। तो तरंगे कितने प्रकार की? बॉडी वेव्स, भूगर्भीय तरंगे और धरातलीय तरंगे। भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की बात कर लिए, जो ज़मीन के उद्गम केंद्र से निकलती हैं, तो दिशाओं में चली जाती हैं तरंगे। और धरातलीय तरंगे, धरातल जब भूगर्भीय तरंगे जिस जगह से टकराएगी धरातलीय शैलों से, उससे नई से तरंगे निकलेगी धरातलीय शैलें से टकराने के बाद में, और इनका घनत्व अलग अलग होता है, अलग अलग घनत्व में गुजरती हैं। इस वजह से इनके वेग में भी परिवर्तन होता है, और इस वेग के परिवर्तन की वजह से इन तरंगों का परावर्तन और आवर्तन होता रहता है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, बॉडी वेव्स की दो बात की, पी तरंगे और प्राथमिक तरंगे, एस सेकेंडरी द्वितीयक तरंगे।
पी तरंगों की बात कर ली। प्राथमिक तरंगें होती हैं, ध्वनि जैसी होती हैं, गैस ठोस और तरल पदार्थ में निकलती जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।